गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं सेक्शन 436 सीआरपीसी से। एक लेक्चर और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अभी आज ना बहुत सारे लोग जो है वो 47 पूछ रहे हैं। 47 सीआरपीसी, 100 सीआरपीसी और 165 सीआरपीसी। तीन चीजों में कंफ्यूजन मत रखना। 47 सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर के पास नॉन वेलेबल वारंट होना चाहिए, नॉन वेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट एक चीज, दूसरा अरेस्ट अथॉरिटी होनी चाहिए। अरेस्ट अथॉरिटी कौन सी सेक्शन में मिलती है भैया? 55 सीआरपीसी में। ठीक है, और अगर ये दोनों चीजें हैं तब भी वो सर्च कर सकेगा। और लॉ बोलता है कि अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो सेक्शन 47 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि ऐसी स्थिति है कि उसके पास वारंट नहीं है, लेकिन मामला ऐसा है कि वारंट उसमें लिया जा सकता है और वारंट लेने का समय नहीं है। अगर वारंट लेने की चेष्टा की गई तो अभियुक्त भाग सकता है, तब भी वो बिना वारंट के इंटर कर सकता है वहां पे। ठीक है, तो विदाउट वारंट भी हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे। तीन स्थितियां हैं यहां पे, क्लियर है। और 100 में वारंट ऑफ सर्च है, वारंट ऑफ सर्च ऑफ अ प्लेस, क्लोज प्लेस बोलेंगे इसको, बंद स्थान है वो। ठीक है, क्लियर है। 100 में वारंट चाहिए और 165 में कोई वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे है विदाउट वारंट, या तो खुद करेगा या 165(3) में अथॉरिटी देगा अपने से जूनियर पुलिस ऑफिसर को। क्लियर है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को रहना चाहिए। 47 में या तो नॉन वेलेबल वारंट होगा किसी की अरेस्ट का, अभियुक्त की अरेस्ट का, या अरेस्ट अथॉरिटी होगी। अरेस्ट अथॉरिटी सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को देता है। अगर किसी को डाउट होगा तो 55 सेक्शन का हमारा वीडियो देख लेना, हमने शायद पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो विदाउट वारंट भी व्यक्ति अरेस्ट, जो पुलिस ऑफिसर है वो एंटर कर सकेगा किसी स्थान पे। 100 में वारंट चाहिए, क्लोज प्लेस की सर्च है, बंद स्थान की तलाशी है। 165 में वारंट है ही नहीं। इज दैट क्लियर? आगे चले भैया। आज बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि सर प्रोक्लेम्ड पर्सन, 2 मिनट में इसको भी क्लियर कर दूंगा। प्रोक्लेम्ड पर्सन एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में क्या फर्क होता है? अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का डिफरेंस आपको देखना है, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट है संजय भंडारी वर्सेस एनसीटी दिल्ली। उसमें ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जिनका प्रोक्लामेशन सेक्शन 82 के सबसेक्शन 1 में होता है सीआरपीसी में, उसको बोलते हैं प्रोक्लेम्ड पर्सन। और जिसका होता है प्रोक्लामेशन हीनियस ऑफेंसेस में, मर्डर वगैरह के केसेस में प्रोक्लामेशन होता है 82(4) में, उसको बोलते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और हमने एक चीज और डिस्कस की थी, प्रोक्लेम्ड पर्सन और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होता है सेक्शन 174A आईपीसी में। तो जो पहले वाला जो प्रोक्लेम्ड पर्सन होता है उसके अगेंस्ट सेक्शन 174 का पार्ट ए लागू होता है, उसका पार्ट 1 लागू होता है, उसमें एफआईआर दर्ज होता है। और जिसकी प्रोक्लामेशन 82 के सबसेक्शन 4 में होगी उसके अगेंस्ट एफआईआर 174A के पार्ट 2 में होगी। पहले वाले पे पार्ट 1 लागू होगा, दूसरे वाले पे पार्ट 2 लागू होगा। पहले वाले में देख लेना सजा शायद 3 साल है, दूसरे वाले में सजा 7 साल है। ठीक है, ये डिफरेंस है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस आपको मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, हाँ पता आपको होना चाहिए कि ये क्या चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा। संजय भंडारी वर्सेस एनसीटी दिल्ली है, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट, उसमें बताया हुआ है। अब आ जाइए 436 सीआरपीसी पे। 436 सीआरपीसी बोलता है जमानतीय अपराधों में जमानत। तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अपराध जो होते हैं जमानतीय होते हैं और अजमानतीय होते हैं।
तो 436 सीआरपीसी बोलता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर, पहले हमने डिस्कस किया था कि जमानती अपराधों में जमानत कौन देगा, पुलिस ऑफिसर देगा, ठीक है। और अगर पुलिस ऑफिसर ने नहीं दिया है और वो लिया के पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के पास किसी अभियुक्त को ले आते हैं और वो अपराध जमानती है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उसको तुरंत जमानत दे देंगे। क्या देंगे, जमानत दे देंगे, ठीक है। बेलेबल ऑफेंसेस में, जमानती अपराधों में अब जमानत जो है अभियुक्त का फंडामेंटल राइट है। ओके, क्लियर है। यदि कोई व्यक्ति जो अजमानती अपराध का आरोपी नहीं है, तो बोलने का मतलब है कि वो आरोपी कौन से अपराध का है, जमानती अपराध का आरोपी है, उसे थाना प्रभारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, या वह कोर्ट में पेश हुआ है या लाया गया है और वह जमानत देने को तैयार है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पहली बात, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी कि उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाता, लेकिन अगर उसने जमानत में रिहा नहीं किया तो किसी न्यायालय के पास अगर उसको लाया गया है, प्रस्तुत किया गया है, तब भी उसको जो है न्यायालय एकदम से जमानत दे देगा। शर्त है कि वो व्यक्ति जो, वो अभियुक्त जो है वो जमानत देने के लिए रेडी होना चाहिए। जमानत समझते हैं, मुचलका और जमानत तो हमने पहले शुरू में डिस्कस किया था। उसके बाद बोलता है, परंतु यदि वह व्यक्ति गरीब है और जमानत के लिए जमानती नहीं दे सकता, तो पुलिस अधिकारी या अदालत उसको उसके पर्सनल बॉन्ड पर जो है रिहा कर देगी। मतलब अगर जमानती नहीं है, उसका कोई जमानती नहीं बनता है कोई उसका, तो वो उसका मुचलके पे भी जो है उसको छोड़ा जा सकता है, अगर न्यायालय चाहे तो, ठीक है। और उसमें स्पष्टीकरण देता है कि अब ये जो इंडिजेंट पर्सन है जिसको छोड़ा जाएगा गरीब समझ के, ये होगा कौन, तो यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर जमानत नहीं दे पाता तो उसे गरीब मान लिया जाएगा, इंडिजेंट मान लिया जाएगा। सेक्शन 2 में बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति रिहा हुआ होगा और उसने जमानत की कंडीशंस को जो है जंप किया होगा, तो न्यायालय सोच सकता है एक बार कि इसको जमानत देना है या नहीं देना है, ठीक है। 436 कुछ नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस ऑफिसर ने जमानत देनी थी, अगर नहीं दी है, किसी को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है, तो कोर्ट उसको जमानत दे देगा। कंडीशन है कि वो अपनी जमानती को पेश करे, और अगर वो 1 हफ्ते तक जमानती नहीं ला पाता है कहीं से, तो कोर्ट उसको गरीब समझ के भी छोड़ सकता है। इतनी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद सेक्शन आता है 436A। सेक्शन 436A सीआरपीसी जो है, इसका अगर आप नटशेल में बोलें, अगर कोई अपराधी जेल में बंद है और ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर कोई अपराधी जेल में बंद है और ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो न्यायालय उसे जमानत पर रिहा कर सकता है अगर उसने अपनी संभावित सजा से आधी सजा काट ली है। पहली बात, 436A सीआरपीसी बोलता है कि कोई व्यक्ति ऐसे मामले में जेल में बंद है, अभी ट्रायल फेस कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रायल फेस कर रहा है, लेकिन उसकी जिस केस की वो ट्रायल फेस कर रहा है उसमें सजा कितनी है, 10 साल है, ठीक है। और बोलता है कि अगर उसने 5 साल जेल में काट लिए हैं तो उसको न्यायालय जमानत पर छोड़ देगा, ठीक है। क्लियर है। यह फंडा क्यों बनाया गया है, जेलों में भीड़ कम करने के लिए, क्योंकि उसने आधी सजा तो काट ली है, ठीक है। लेकिन इसमें बोलता है यदि कोई व्यक्ति, जो सेक्शन बोलता है विचाराधीन बंदी की अधिकतम जो जेल में रहने का जो समय है, यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में जिसमें मृत्युदंड की सजा नहीं हो सकती, मतलब ये माफी जो है, रिमिशन जो है, कहां दी जाएगी, जहां पर मृत्युदंड की सजा नहीं है, मर्डर वाले को नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऐसे मामलों में जहां पर मृत्युदंड सजा नहीं है, उन लोगों को जो है ये रिलैक्सेशन दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में जिसमें मृत्युदंड की सजा नहीं हो सकती और वो ट्रायल फेस कर रहा है, तो अगर उसने अपनी अधिकतम सजा का आधा भाग काट लिया है, तो अदालत उसे जमानत या सादे बॉन्ड पर रिहा कर सकेगी, चाहे उसके पास जमानती हो या ना हो। मतलब अगर उसने आधी सजा काट ली है, तो अगर उसका कोई जमानती भी नहीं है, कोई उसकी जमानत नहीं देता, कई ऐसे केसेस होते हैं जिनकी जमानत ही कोई नहीं देता, क्योंकि वो हुड़दंगी टाइप के आदमी होते हैं, बड़ी मुश्किल से जेल पहुंचे होते हैं, और गांव वालों को पता होता है इसकी जमानत करा के लाएंगे तो दोबारा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उन लोगों की जमानत कोई देता नहीं है। लेकिन बोलता है कि अगर आधी सजा काट ली है तो ऐसे व्यक्ति को भी न्यायालय जो है जमानत पर छोड़ सकता है, ठीक है। परंतु अदालत लोक अभियोजक को पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलील सुनकर और अपने कारणों को लिखकर यह तय कर सकती है कि उस व्यक्ति को आधी अवधि पूरी होने के बाद भी हिरासत में रखा जाए या जमानत पर छोड़ा जा सके। बोलने का मतलब है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑब्जेक्शन करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, सरकारी वकील।
सरकारी वकील अगर उस रिहाई की ऑब्जेक्शन करते हैं कि मिलॉर्ड इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये जाके भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या दोबारा से संज्ञेय अपराध करेगा, तो कोर्ट जो है नहीं भी छोड़ सकता उसमें, ये कहने का मतलब है। ठीक है, परंतु अदालत लोग अभियोजक की दलीलें सुनकर और अपने कारणों को लिख के, और अगर नहीं छोड़ना होगा तो कारण लिखेगा, यह तय कर सकती है कि उस व्यक्ति को आधी अवधि पूरी होने के बाद भी हिरासत पर रखा जाए या जमानत के साथ छोड़ा जाए। ठीक है, लेकिन यहां पर एक प्रोवाइडेड करके है कि यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो उसकी सजा मैक्सिमम कितनी है, 10 साल है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज तो किया इसको ना छोड़ा जाए, लेकिन उसको अदालत हर हाल में 10 साल से ज्यादा जेल में नहीं रख सकती। ठीक है, क्लियर है। अगर मामला 10 साल तक की सजा का है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कितना भी अपोज करते रहे, ट्रायल चाहे 12 साल कंप्लीट ना हो, लेकिन उसकी जैसे ही सजा कंप्लीट होगी 10 साल, उसको रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन बोलता है कि ट्रायल में जो डिले हो रहा है वो अभियुक्त की वजह से हो रहा है, तब वो पीरियड जो है उसमें से काट लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। स्पष्टीकरण में इसने लिखा है यहां पे, यदि आरोपी के कारण मुकदमे में देरी हो रही है, जैसे बार बार तारीख लेना, तो वह समय गिनती में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण में क्लियर दिया है। कॉन्सेप्ट लाया गया था ना लॉ मेकर्स के द्वारा, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जेलों में बहुत सारे कैदी जो है उनकी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। अभी जो नया लॉ आया ना BNSS, उसमें भी ये प्रावधान लाया है कि जो उसमें शायद और कम कर दी है, 1/3 कर दी है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर 1/3 पनिशमेंट भी किसी ने काट ली है तो उसको भी रिलीज कर रहे हैं जेलों से। क्यों? क्योंकि जेलों में ओवर क्राउडेड है। अगर आप दूसरी स्टेट्स में देखें तो जेलें बहुत ज्यादा भरी हुई हैं। ठीक है, अपराध ज्यादा है और जेलें हमारे पास कम हैं। सेक्शन 437 आता है आगे, बोलता है जब अपराधी को गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत कब मिल सकती है और कब नहीं मिल सकती। कंडीशंस जो हैं वो सारी की सारी 437 CRPC में बताई गई हैं जमानत की। अब सेक्शन क्या बोलता है 437 CRPC, यदि कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है। अब यहां पर पहले जो हमने 436 में डिस्कस किया उसमें क्या था, जमानती अपराध था। क्या था? जमानती अपराध। यहां पे क्या है? अजमानतीय, इसको बोलेंगे नॉन अवेलेबल। अजमानतीय मतलब इसमें जमानत नहीं दी जा सकती। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती, तो उसको गिरफ्तार करके कहां लाया जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में लिया गया हो और वह उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य अदालत के सामने प्रस्तुत होता है या लाया जाता है, तो वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। अब 437 की जो पार है वो पता किसकी पार है? किसकी शक्ति है ये? मैजिस्ट्रेट की। यदि कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में लिया गया हो और वह उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को छोड़कर, मतलब इनको अलावा किसी अन्य अदालत के सामने प्रस्तुत होता है या लाया जाता है, तो वह जमानत पर छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन जमानत नहीं दी जाएगी। कब नहीं दी जाएगी? कंडीशंस क्या क्या हैं? इन कंडीशंस पे जमानत नहीं दी जाएगी। यह मानने के उचित कारण हो कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है, तो उसको जमानत कब नहीं दी जाएगी? जब उसमें पनिशमेंट कितना होगा? डेथ पेनल्टी और लाइफ कन्विक्शन। ठीक है, अगर यह सिचुएशन है तो उसको जमानत नहीं दी जाएगी। क्लियर है? दूसरी चीज, उस व्यक्ति को पहले ऐसे किसी संज्ञेय अपराध में दोषी ठहराया जा चुका हो, मतलब पहले ही सजा याफ्ता है। सजा याफ्ता समझते हैं? अरे कन्विक्ट, जिसको पहले ही किसी केस में सजा हो गई होगी तो उसको भी जमानत नहीं दी जा सकती। ठीक है, पार्ट 2 में 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है लाइफ डेथ पनिशमेंट। इसमें अगर एक बार सजा हुई है तो उसको जमानत नहीं दी जाएगी। ऐसा अपराध जिसमें सजा 3 साल से लेके 7 वर्ष तक है, 3 साल से लेके 7 वर्ष तक है, उसमें अगर 2 बार उसको सजा हो चुकी है पहले किसी न्यायालय के द्वारा, सक्षम न्यायालय के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को भी जमानत नहीं दी जाएगी। ये ठीक है? ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आगे चलें। उसके बाद बोलता है लेकिन निम्नलिखित विशेष स्थितियों में अदालत जमानत दे सकती है। पहले इसने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई?
ऐसे मामलों में जहां पर अगर मृत्युदंड से अगर दंडनीय अपराध किया है, लाइफ कन्विक्शन से दंडनीय अपराध किया है, वहां सजा, वहां वो जो है जमानत नहीं देगा। दूसरी कंडीशन में बोलता है अगर उसको पहले कन्विक्शन हो चुकी है, लाइफ कन्विक्शन या फिर डेथ पनिशमेंट में उसको सजा हो चुकी है, तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। या 3 से लेकर 7 साल तक अगर दंडनीय कोई अपराध है, उसमें 2 बार अगर उसको सजा हो गई है तो उसको जमानत नहीं दी जाएगी। लेकिन बोलता है निचली कंडीशंस अगर सामने आती हैं, अगर आरोपी की आयु 16 वर्ष से कम हो, महिला हो, बीमार हो या अशक्त हो। 16 साल, महिला, बीमार या फिर अशक्त कौन होगा? डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो यहां कोई विशेष कारण अगर मैजिस्ट्रेट के सामने लाए जाते हैं कि ये स्पेशल रीजन है जी, ये कोई छोटा बच्चा है इनके घर में जो इसी पर डिपेंडेंट है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन अगर कोई लाता है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो जमानत दे सकते हैं। लेकिन बोलता है कि अगर प्रोसिक्यूशन बोलेगा ना कि इसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना है इसलिए इसको जमानत ना दी जाए, तो ये कोई आधार नहीं है जमानत को रिजेक्ट करने के। ठीक है, अब यहां पर बोलता है कि बेल देनी हो ना, अगर जमानत देनी होगी तो पीपी को सुनना पड़ेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आर्गुमेंट्स को सुनना पड़ेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या आर्गुमेंट्स करेंगे? वो बोलेंगे कि अगर इनको जमानत पर छोड़ा गया तो ये सोसाइटी के लिए खतरा है, दोबारा ये अपराध करेंगे, या ऐसे ग्राउंड्स बताएंगे कि इनसे रिकवरी करनी है, अभी फलानी चीज करनी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद ही जो है फैसला लेंगे। अगर पुलिस ऑफिसर को या फिर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसने शायद अपराध नहीं किया है, ठीक है, उसके पास ऐसे ग्राउंड्स हैं आईओ के पास या पुलिस ऑफिसर के पास, तो उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। या फिर अगर जमानत ही नहीं है तो पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसे ग्राउंड जो है बिरले ही कभी होते हैं, क्योंकि अरेस्ट ही नहीं किया जाएगा ना। ऐसी स्थिति में तो अरेस्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि आज की डेट में अरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा चेक है। ठीक है, सबसेक्शन 3 में बोलता है अगर अपराध जिसकी सजा 7 साल या अधिक है या आईपीसी के अध्याय 6, 16 या 17 के अंतर्गत आता है, या उसकी साजिश, प्रयास या दुष्प्रेरण है, तो जमानत देते समय कोर्ट को शर्तें लगानी होंगी। ठीक है, शर्तें क्या होंगी? कोई वह व्यक्ति बॉन्ड की शर्तों को मानेगा, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं करेगा, सेम वैसे कोई ऑफेंस नहीं करेगा, किसी गवाह को डराएगा नहीं, ठीक है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये सारी कंडीशंस लगा के जो है वो मैजिस्ट्रेट उसको जमानत पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद 6 में बोलता है यदि किसी गैर जमानती अपराध में 60 दिन के भीतर साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की पहली तारीख से ट्रायल पूरा नहीं होता, मतलब 60 दिन के अंदर अगर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो आरोपी अगर उस समय में जेल में रहा है तो मैजिस्ट्रेट उसे जमानत पर छोड़ सकता है जब तक कि वह लिखित में कारण देकर मना ना कर दे। उसके बाद 7 में बोलता है अगर ट्रायल पूरा हो चुका है लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया और अदालत को लगता है कि आरोपी अपराधी नहीं है, तो अदालत उसे बॉन्ड पर जमानत दे सकती है जिससे वह फैसला सुनने के लिए उपस्थित होगा। अगर उसको लगेगा अदालत को ट्रायल के दौरान कि यार ये निर्दोष है, तो उसको उस टाइम जो है जमानत पे छोड़ सकती है और बोल सकती है बॉन्ड भरवा के कि आप जो है फैसला सुनने के लिए आ जाइएगा। ठीक है, 437A CRPC बोलता है ट्रायल के दौरान जब किसी को सजा हो जाती है या कोई बरी हो जाता है, ट्रायल में 2 ही चीजें हो सकती हैं, या सजा होगी या बरी होगा। अगर ये दोनों हो जाती हैं तो कोर्ट क्या करवाएगा? उससे बॉन्ड भरवाएगा। किससे? अपराधी से, और कहेगा कि 6 महीने तक बॉन्ड भर के जाइए कि अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम, अगर किसी उच्च न्यायालय का मतलब हायर कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का अगर आपको नोटिस आएगा तो आपको हाजिर होना पड़ेगा। रीजन क्या है? जब भी सजा होगी या बरी होगा तो जो प्रोसिक्यूशन होगा, सरकार होगी, वो अपील में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जब बंदा बरी हो जाएगा तो वो तो हीरो बन के निकल जाएगा ना, बोलेगा मैं तो बरी हो गया, तो वो उससे बॉन्ड भरवाएगा कि भैया अगर हाई कोर्ट या मतलब जो भी अपील वाला कोर्ट है, आपको जब भी बुलाएगा आपको हाजिर होना पड़ेगा, हीरो नहीं बनना बरी होके। क्लियर है? तो अगर सजा होगी है तब भी उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा। 437A CRPC का ये कहने का मतलब है। 438 CRPC बोलता है कि जब भी किसी आदमी को आशंका होती है कि पुलिस मुझे संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर सकती है, तो वो कहां जो है जमानत के लिए अप्लाई करेगा? पहला ऑनरेबल हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशंस। अब क्या हुआ? 437 में किसके पास गया था जमानत के लिए? मैजिस्ट्रेट के पास गया था। ठीक है,
तो 438 किसकी पार है? कोर्ट ऑफ सेशंस की या हाई कोर्ट की। जब भी कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि मुझे पुलिस संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर लेगी तो वो अग्रिम जमानत के लिए, मतलब गिरफ्तारी से पहले वाली जमानत के लिए चला जाएगा। कहां जाएगा? हाई कोर्ट चला जाएगा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन चला जाएगा। और कोर्ट ऑफ सेशंस देखेंगे, ग्राउंड्स देखेंगे कि जमानत के आधार बनते हैं या नहीं बनते हैं। धारा देख लेते हैं थोड़ा सा। गिरफ्तारी की आशंका पर अग्रिम जमानत का निर्देश। यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में यह निवेदन कर सकता है कि यदि उसे गिरफ्तार किया जाए तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। ठीक है। अदालत यदि उचित समझे तो ऐसा निर्देश दे सकती है। जब उसमें सबसेक्शन 2 में बोलता है, जब कोई अदालत ऐसा निर्देश देती है तो वह कुछ शर्तें लगाएगी। देखिए, बेल जो हमेशा जमानत जब भी मिलेगी तो शर्तों के अधीन मिलेगी, बिना शर्तों के जमानत नहीं मिलती। अब बोलता है कि आरोपी, शर्तें क्या होंगी? आरोपी पुलिस पूछताछ के लिए जब भी बुलाएगी तो आरोपी आएगा, हाजिर होना पड़ेगा उसको। ठीक है। आरोपी किसी गवाह को धमकाएगा नहीं, ना ही झूठा वादा करेगा, ना ही कोई दबाव डालेगा। आरोपी बिना अदालत की अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अन्य कोई शर्तें जो धारा 437(3) के अनुसार लागू की जा सकती हों। अगर इसके बाद व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है और वह जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अगर मैजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया वारंट जारी करना चाहते हो तो उसे बेलेबल वारंट जारी करना पड़ेगा। अग्रिम जमानत में कोई भी व्यक्ति, उसको जब भी अरेस्ट का लगता है कि मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो वो कोर्ट ऑफ सेशंस में या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि जनाब मैं तो लॉ अवॉइडिंग सिटीजन हूं, कानून को मानने वाला नागरिक हूं, मेरे को लगता है कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है। तो मुझे गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए कि अगर जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मुझे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। उसके एवज में मैं जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसको ज्वाइन करूंगा, किसी गवाह को डराऊंगा नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कोई भी रोड़ा जो है वो अटकाऊंगा नहीं। तो मैं जो कोर्ट ऑफ सेशंस होंगे उसके बाद उनको सुनने के बाद कोर्ट ऑफ सेशंस या ऑनरेबल हाई कोर्ट होंगे, वो किसको आदेश देंगे? आईओ को आदेश देंगे कि आपको डायरेक्शन दी जाती है कि इसको मैंने अग्रिम जमानत ग्रांट कर दी है, आप जो है इसमें जब इसको गिरफ्तार करें तो जमानत पर रिहा कर दें। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये आपका 438 सीआरपीसी है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 4 बोलता है यह धारा एंटीसिपेटरी बेल किन मामलों में नहीं मिलती है? 376 मतलब बलात्कार के मामलों में जो एंटीसिपेटरी बेल है वो नहीं मिलती है। बाकी भी स्पेशल एक्ट हैं जो टेररिज्म से रिलेटेड एक्ट हैं या जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसमें भी जो है एंटीसिपेटरी बेल में बार होता है। जैसे एनडीपीएस एक्ट है उसमें भी जो है एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। ठीक है। तो कुछ एक मामले हैं। 438 में स्पेशली लिखा है कि बलात्कार के मामलों में, सेक्शनें लिखी हैं इसमें, सेक्शंस लिखी हैं इसमें कि बलात्कार के मामलों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 439 सीआरपीसी। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हमारी ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। ठीक है। अब थोड़ी बची हैं, अब उसके बाद 457 वगैरह से वहां से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 439 सीआरपीसी जो है हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन की पावर है। यह बोलता है कि हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को अधिकार देती है कि वे किसी भी गैर जमानती अपराध में बंद आरोपी को जमानत दे सकते हैं या जमानत को रद्द कर सकते हैं। ठीक है। अगर सपोज कर लो किसी केस में मैजिस्ट्रेट ने जमानत नहीं दी है किसी व्यक्ति को, तो वो क्या करेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगे। देखो, जब क्या होता है, जब हम लोग किसी निम्न अधिकारी से, एक एग्जांपल ले लेते हैं, निम्न अधिकारी से कोई चीज मांगते हैं, सपोज कर लो आपने छुट्टी मांगी निम्न अधिकारी से, निम्न अधिकारी ने मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे? उनसे वरिष्ठ अधिकारी को अप्रोच करेंगे, ऐसा ही होगा। तो यहां पे भी क्या है, निम्न जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या है? सबॉर्डिनेट जुडिशरी में है। ठीक है। तो जब उनसे जमानत मांगी तो उन्होंने जमानत नहीं दी, तो 439 जो है वो स्पेशल पावर है कोर्ट ऑफ सेशन की और हाई कोर्ट की। तो लोग क्या करेंगे, जो अपराधी क्या होगा वो उनके पास जाएगा जमानत मांगने के लिए। 439 सीआरपीसी बोलता है उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय की जमानत संबंधी विशेष शक्तियां, पहले हमने बोला कि स्पेशल पावर है, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निम्नलिखित निर्देश दे सकते हैं किसी भी आरोपी को जो हिरासत में है जमानत पर रिहा करने का। यदि अपराध धारा 437(3) में वर्णित श्रेणी का हो तो वे जरूरी शर्तें भी लगा सकते हैं, वही डेथ पेनल्टी वाला, तो उसमें कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है।
मैजिस्ट्रेट द्वारा जमानत देते समय जो शर्तें लगाई गई थी उन्हें निरस्त या संशोधित भी कर सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई अगर कंडीशंस लगाई हैं उसमें और कंडीशंस ऐड भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। जब भी कोई बेल लगाएगा 439 सीआरपीसी में तो क्या करेंगे, जो सेशन कोर्ट होंगे वो नोटिस देंगे, ठीक है, किसको देंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देंगे और उनका रिप्लाई मांगेंगे। मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूशन को सुनना जरूरी है। ये जो है स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 439 सीआरपीसी में कि जब भी बलात्कार से रिलेटेड किसी मामले की, किसी जमानत की सुनवाई की जाती है तो जो कंप्लेनेंट है उसको बुलाया जाता है, उसकी एब्सेंस में फैसला नहीं लिया जा सकता, ठीक है, चाहे कंप्लेनेंट लड़की हो चाहे उसका कोई रिश्तेदार हो। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 2 में बोलता है यदि किसी आरोपी को पहले जमानत मिल चुकी है तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश भी दे सकता है। ये जमानत ही ग्रांट नहीं होगी इसमें, मतलब जमानत जो है वो कैंसिल भी हो सकेगी। ये है आपका 439 तक। 440 सीआरपीसी, बॉन्ड की राशि और उसमें कमी। अब देखो जो बॉन्ड होगा, जो मुचलका होगा ना, 440 सीआरपीसी बोलता है कि जो मुचलका होगा उसमें कितनी राशि होगी, मतलब कितने अमाउंट का मुचलका भरा जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, पुलिस ऑफिसर डिसाइड करेगा या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि इतना अमाउंट जो है आपको मुचलके के रूप में भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि जो मुचलके की राशि होगी वो जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप 4-5 लाख रुपए उसमें डाल दो, ठीक है। इस अध्याय के अंतर्गत किया गया हर बॉन्ड मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा और वह राशि अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 440 सीआरपीसी बोलता है उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी गई जमानत की राशि कम की जाए। अगर नीचे किसी ने अगर ज्यादा जमानत की राशि मांगी है तो वो उसको कम भी कर सकते हैं। जमानत की राशि क्या किया जाता है, उसमें जमा नहीं की जाती है वहां पे, ठीक है। वैसे ही उसका एक कमिटमेंट होता है कि अगर हाजिर ना आया तो मैं उसको इतनी राशि जो है जमा कराने के लिए बंधित हूं। जब किसी 441 सीआरपीसी बोलता है जब किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाना होता है या स्वयं के बॉन्ड पर छोड़ा जाता है तो उसे एक निश्चित धनराशि का बॉन्ड भरना होता है जिसे पुलिस अधिकारी या अदालत जो है डिसाइड करते हैं। अगर वह व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जा रहा है तो उसे और उसके एक या एक से अधिक जमानतदारों को यह वचन देना होता है। देखिए जमानत या मुचलका क्या होता है, मुचलके में बॉन्ड में क्या होता है, मैं अगर बॉन्ड दे रहा हूं अपना मुचलका भर के जा रहा हूं ना, तो मुझे क्या, मैंने क्या लिख के देना है कि मैं 5,000 रुपए मैं मतलब मैं शपथ लेता हूं इतनी तारीख को मैं उपस्थित होऊंगा और अगर मैं उपस्थित ना हो पाया तो मैं 5,000 रुपए सरकारी ट्रेजरी में जमा करवाऊंगा। ये क्या है, मुचलका। और जमानत क्या है, ए और बी दो लोग हैं, बी मुलजिम है तो ए जो है उसकी जमानत देता है, बोलता है कि अगर मैं इतनी तारीख को मतलब इतनी तारीख को न्यायालय में इस व्यक्ति को हाजिर करने के लिए बी को हाजिर लाने के लिए जिम्मेवार हूं, अगर ये नहीं आया, बी अगर नहीं आया और या फिर मैं इसको लाने में असफल रहा तो मैं इतना अमाउंट सरकार की ट्रेजरी में जमा कराऊंगा। ये क्या है, जमानत है। मुचलका खुद का होता है, जमानत किसी और की होती है, ठीक है। अगर जमानत पर छोड़े जाने के लिए कोई विशेष शर्त लगाई जाती है तो वह शर्त बॉन्ड में लिखी जाएगी। जब भी कोई स्पेशल कंडीशन होगी वो जो है बॉन्ड में या फिर जमानत में लिखी जाएगी। अगर मामला आवश्यक बनाता है तो बॉन्ड में यह भी लिखा जा सकता है कि आरोपी हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट या किसी अन्य अदालत में बुलाए जाने पर पेश होगा। जब किसी को बॉन्ड पे या जमानत पे छोड़ा जाएगा ना तो उसमें ये स्पेशली मेंशन होगा कि अगर कोई सीनियर कोर्ट अगर बुलाते हैं मामले में तो उसको हाजिर होना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। जमानतदारों की उपयुक्तता का योग्यता तय करने के लिए अदालत एफिडेविट स्वीकार कर सकती है या आवश्यक होने पर स्वयं जांच कर सकती है, किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकती है। अब एक चीज बताइए, जमानतदार जो आया है वो एक जेन्युइन आदमी है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? उसमें बोलता है कि 2 कंडीशंस हैं। पहला कि उससे शपथ पत्र ले लो कि महोदय मैं यहां का रहने वाला हूं, मेरी इतनी जमीन है, मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, स्थायी निवासी हूं यहाँ का। ये चीज होगी, एक चीज होगी। यहां बोलता है अगर उसको शपथ पत्र में अगर कोई डाउट लग रहा है तो वो निचली अदालत को बोल सकता है कि इसके बारे में इंक्वायरी की जाए कि क्या ये जेन्युइन आदमी यहीं का रहने वाला है या नहीं है, ठीक है। अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकता है। 441 ए सीआरपीसी बोलता है जमानती द्वारा घोषणा। जब कोई व्यक्ति किसी अभियुक्त को जमानत पर रिहा कराने के लिए जमानती बनता है, देखिए जो जमानती बन रहा है उसकी तरफ से जो घोषणा होगी वो होगी सेक्शन 441 ए सीआरपीसी में।
तो वो बोलता है कि तो उसे अदालत के समक्ष एक डिक्लेरेशन देनी होगी, घोषणा देनी होगी कि इस घोषणा में उसे यह बताना होगा कि वह अब कितने लोगों का जमानती बन चुका है। यह क्यों किया गया है? एक प्रोफेशनल जो है वो जमानती होते हैं, नहीं सॉरी कमर्शियल बोल सकते हैं उनको, ठीक है। जैसे कुछ एक गवाह होते हैं ना, वो परमानेंट बार बार एक ही केस, पुलिस के सभी केसों में जो है गवाह होते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि प्रोफेशनल गवाह सॉरी जमानतदार भी होते हैं। एक कोर्ट के बाहर जो है बंदा खड़ा रहेगा, बोला हाँ जी जमानती चाहिए जमानती चाहिए जमानती चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है मैं यार तेरी जमानत देता हूं, मुझे तो 10,000 रुपए दे दे, मुझे 20,000 रुपए दे दे, ठीक है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सेक्शन बनाई 441A CRPC। कई बार तो कोर्ट देखते थे यार एक गवाह, अच्छा इस केस में भी यही गवाह, अगले में भी यार तो परमानेंट ही हो गया। अब फिर जमानतदार भी ऐसे मिलना शुरू हो गए, यार इसमें भी यही जमानतदार, उसमें भी, तीसरे में भी, ठीक है। तो उस चीज को हटाने के लिए 441A CRPC जो है लाई गई। इस घोषणा में उसे बताना होगा कि वह अब तक कितने लोगों का जमानती बन चुका है, जिसमें वर्तमान अभियुक्त का विवरण शामिल होता है। इसके अलावा सभी रेलिवेंट पर्टिकुलर्स भी उसे घोषणा में देने होते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतने समय से मैं यहाँ पे रह रहा हूं। जनरली इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि बार बार जो है एक ही जमानती किसी व्यक्ति, मतलब बहुत सारे लोगों का जमानती ना बन जाए। अब क्या होगा, एक जमानती अगर 100 बंदे का जमानती बन गया और वो सारे के सारे 100 बंदा जो है एक नेक्सस के तहत भाग गए, तो अदालत क्या कर सकेगी, 100 के अगर एक बंदा जो जमानती है उसको अंदर दे भी दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर उसकी 5 कनाल जमीन अगर आपने अटैच कर भी ली तो क्या हो जाएगा, कुछ ना होता, ठीक है। इसलिए एक आदमी को बार बार बहुत सारे अभियुक्तों का जमानतदार बनना अलाउड नहीं किया जाता। ओके, उसके बाद है 442 CRPC हिरासत से रिहाई। इसमें बोलता है कि जो भी बॉन्ड भरेगा, मुचलका भरेगा, जमानतनामा भरेगा, उसकी जो है रिहाई कर दी जाएगी हिरासत से, ठीक है। सेक्शन बोलता है जैसे ही जमानत बॉन्ड भर दिया जाता है उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा जिसके लिए वह बॉन्ड भरा गया है। जिसने भी मुचलका भरा उसको हिरासत से छोड़ दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति जेल में है तो उसे जमानत देने वाली अदालत जेल अधिकारी को रिहाई का आदेश जारी करेगी। न्यायालय में जैसे ही किसी ने जमानत दी किसी व्यक्ति की, कोर्ट जो है नोटिफाई कर देगा सुप्रीटेंडेंट जेल को कि इस व्यक्ति की जमानत एक्सेप्ट होगी है, इसको रिहा कर दिया जाए, ठीक है। और जैसे ही जेल अधिकारी को यह आदेश प्राप्त होगा वह उस व्यक्ति को रिहा कर देगा। इस धारा 436 और धारा 437 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह समझा जाए कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य कारण से हिरासत में रखा गया हो तो उसे रिहा करना आवश्यक है। अब देखिए यहां पे सबसेक्शन 2 में बोलता है कि एक व्यक्ति, सपोज कर लीजिए ए है, ये 10 मुकदमों में अंदर है जेल में, तो इसकी 8 मुकदमों में जमानत होगी है। तो ये जरूरी नहीं है कि 8 में जमानत होगी है तो 2 में भी होगी, समझो, तो उसको जेल में ही रखा जाएगा जब तक कि कंप्लीट पूरे 10 मुकदमों में उसकी जमानत नहीं हो जाती, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा मुकदमों में जेल में है तो उसकी सारे मुकदमों में जमानत होगी तभी उसको रिहा किया जाएगा। एक मुकदमे में जमानत होगी तो कोर्ट तो लिखेगा ही ना कि इसमें इसकी जमानत होगी है, लेकिन ये सुप्रीटेंडेंट जेल को देखना होगा कि इसकी और केस में तो नहीं अंदर रखना है इसको, वो उसकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो ये था सेक्शन आपका 442 CRPC। सेक्शन 443 CRPC बोलता है कि ए जो है एक मुलजिम है, ठीक है, बी इसका जमानती है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ए ने क्या किया था, धोखाधड़ी करके बी को बोला था यार तू अपने जमीन के जाली सर्टिफिकेट लगा दे, जमीन के जाली पर्चे लगा दे मेरी जमानत के लिए, ठीक है। तो बी ने क्या किया, जाली पर्चे लगाए और बोला कि मैं यहीं का रहने वाला हूं, ठीक है। अब ए का क्या हो गया, इसने जमानत दे दी, एफिडेविट दे दिया और ए की जमानत होगी, ये क्लियर है। अब बीच में थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि बी ने तो गलत कागज लगाए थे, ठीक है, बी जो है जो अयोग्य जमानती है। अब क्या होगा, कोर्ट क्या बोलेगा, यहां पे कोर्ट रख लेते हैं, कोर्ट क्या बोलेगा, वारंट निकाल देगा, किसका, ए का, बोलेगा कि आइए पकड़ के लेके आए इसको। क्यों, क्योंकि ये बाहर क्यों है, क्योंकि बी ने इसकी जमानत दी थी। अब जमानत टेक्निकली लीगली बी जो है इसका जमानती रहा नहीं, तो उसको बोलेगा कोर्ट कि आ जाइए, जेल में आ जाइए, मतलब कोर्ट के समक्ष ले आएंगे और बोलेंगे आप अपना जमानती लाइए, या फिर बोलेंगे वारंट जारी कर दीजिए अगर नहीं मिल रहा। तो ए जो है उसको जब पेश करके लाया जाएगा तो वो नया जमानती लाएंगे,
डी नामक, सपोज कर लो कोई डी नामक इन्होंने जमानती लिया है, उसको भी कोर्ट के जो मैजिस्ट्रेट होंगे उसको जेन्युइन जो चेक करेंगे कि जेन्युइन है या नहीं है, और उसके बाद ए को दोबारा जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। अब क्लियर है? पक्का? ये आपका 443 सीआरपीसी। 444 सीआरपीसी बोलता है कि देखो ए ने बी की जमानत दी, ठीक है, ए ने बी की जमानत दे दी, 6 महीने बाद ए जाके कोर्ट में बोलता है कि साहब मैंने तो गलती से जमानत दे दी इसकी, मैं नहीं देना चाहता जमानत, ठीक है, मेरे कागज जो है वापस किए जाएं। तो कोर्ट क्या बोलेंगे बी को कि आप जमानती लाइए, ठीक है, अगर जमानती नहीं लाएंगे तो क्या होगा, जेल में जाइए। तो बी क्या करेंगे, एक एक्स नामक नया जमानती लाएंगे और दोबारा वही फॉर्मेलिटी होगी और उसको छोड़ दिया जाएगा, और अगर इसका बी का कोई और जमानती नहीं आया तो वो जेल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 444 सीआरपीसी। सेक्शन 445 सीआरपीसी बोलता है ए ने बी की जमानत दी है, ठीक है, अब यही कहा है कि अगर मैं इसको हाजिर नहीं कर पाया इतनी तारीख को तो मैं 50,000 रुपए सरकारी ट्रेजरी में जमा करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? सरकारी ट्रेजरी में जमा करवाऊंगा। लेकिन न्यायाधीश क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसे कई मामले होते हैं जैसे लगता है कि आदमी कहीं भाग जाएगा दोबारा आएगा नहीं, तो बोलेंगे कि नहीं, आप सरकारी ट्रेजरी में 50,000 रुपए अभी जमा कराओ, ठीक है, उसके बाद इसको जमानत मिलेगी। तो मतलब बोलने का मतलब है कि अगर नॉर्मली बॉन्ड की जगह क्या होता है कि मैं करवाऊंगा, पेश ना कर सका तब मैं जमा करवाऊंगा ट्रेजरी में, ठीक है, या फिर ये मैं इसको ना ला पाया उस दिन कोर्ट में, तब आपको जो है 50,000 रुपए सरकारी ट्रेजरी में जमा कर पाऊंगा। लेकिन कुछ एक मामलों में कोर्ट जो है एडवांस में जमा करवाने के आदेश दे सकता है जमानती को, ठीक है, या फिर मुचलके वाले को कि भैया इतने पैसे जमा करा के जाओ, ठीक है भाई। 446 ए ने भरा कि मैं पेश करूंगा बी को टाइमली, और उसकी कंडीशंस को वो ब्रीच कर देता है, फुलफिल नहीं कर पाता, तो कोर्ट क्या कहेगा कि आप जो है भाई एक फाइन जो है वो जमा करवाइए, एक फाइन इंपोज कर देगा कि आपने जमानतनामे की कंडीशंस को जो है वो नहीं माना है, कंडीशंस को जंप किया है, तो आप जो है इसमें जो जुर्माना है वो जमा करवाइए। और ये ऑर्डर जब करेगी तो लिखित में जो है वो आदेश जो है वो करेगी, रीजंस भी बताएगी, और बोलता है कि अगर जुर्माना ये नहीं देता ना, जैसे ए को फाइन लगा दिया सपोज कर लो 10,000 रुपए, और अगर ए जो है वो नहीं देता, जुर्माना नहीं भरता है, तो 6 महीने की सिविल इंप्रिजनमेंट में भी भेज सकते हैं। सिविल इंप्रिजनमेंट पता है ना आपको, सिविल इंप्रिजनमेंट में पैसे भी मिलते हैं जेल में जाने के, वो कभी अगर टाइम मिला तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिविल इंप्रिजनमेंट में जो है भेज सकता है, वो क्यों? क्योंकि वो जुर्माना जो है उसने एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। सीधी सी लैंग्वेज है, एक आदमी ने जमानत दी दूसरे आदमी की और उसने कंडीशंस को नहीं माना, जिसने जमानत दी या कंडीशंस को जो है वो जंप कर दिया, ठीक है, तो कोर्ट उसमें फाइन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। तो फाइन अगर दे देता है बंदा, जमा करा देता तो ठीक है, नहीं जमा कराता तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर सपोज करो यहाँ पे ए ने जमानत दी थी बी की और ए जो है मर जाता है बीच में, और ए को फाइन किया हुआ है कोर्ट ने, तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जो लोग हमारे से ऑनलाइन जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।